नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं जबलपुर से, जहां बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि भाजपा ग्रामीण निकाय से लेकर नगरीय निकाय चुनाव में इतिहास बनाएगी और बूथ और यूथ दोनों पर भाजपा का फोकस होगा। बीजेपी चुनाव के लिए साल भर यानी कि 365 दिन काम करती है और यूथ को बेहतर बनाने के लिए काम किया जा रहा है। साथ ही आपको बता दें, उन्होंने कहा कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कि कांग्रेस ओबीसी के साथ आरक्षण का छलावा कर रही है। सकारात्मक दृष्टिकोण पर हम अपनी बात को आगे लेकर के जाएं। भारतीय जनता पार्टी की तैयारी चुनाव को लेकर आज से नहीं, हम 365 दिन 24 घंटे तैयारी करते हैं। भारतीय जनता पार्टी इस समाज में, इस देश के अंदर एक लाइव पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है जो हर बूथ पर सामाजिक काम की भूमिका भी निभाता है और चुनाव आते हैं तो राजनीतिक भूमिका भी निभाता है। संगठन काम में एक कार्यकर्ता भाव के साथ जो खड़ा रहता है, यही हमारी बड़ी ताकत है। इसलिए बूथ पर एक एक कार्यकर्ता ताकत के साथ मैदान में उतरता है, कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है और कार्यकर्ता चुनाव जीतता है। इससे हम कभी ये चिंता नहीं पालते कि कोई भी चुनाव आएगा, हमारा कार्यकर्ता उसके लिए तत्पर और तैयार है। इसलिए प्रत्येक बूथ पर हमारे त्रिदेव तकनीक से पारंगत होकर। और इसी कड़ी में भोपाल में नगरीय विकास और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह का भी एक बयान सामने आया, जहां चुनाव को लेकर मंत्री भूपेंद्र सिंह का कहना है कि प्रत्यक्ष प्रणाली से महापौर का चुनाव होगा। नगर पालिका और नगर परिषद के अध्यक्ष उपाध्यक्ष का निर्वाचन पार्षद करेंगे और सरकार के अध्यादेश को राज्यपाल ने मंजूरी दी है। राज्य शासन की ओर से ये निश्चित किया गया है कि जो महापौर का निर्वाचन होगा वो प्रत्यक्ष प्रणाली से होगा, जनता के द्वारा सीधे निर्वाचन होगा और जो नगर पालिका अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, नगर पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन पार्षदों के माध्यम से होगा। ये सरकार ने तय किया है। सरकार ने इसका अध्यादेश महामहिम राज्यपाल महोदय को भेजा था, जिसकी महामहिम से अनुमति प्राप्त हो गई है और गजट नोटिफिकेशन होने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग को ये प्रस्ताव सरकार की तरफ से। और जबलपुर से खबर सामने आ रही है, जहां आरटीओ संतोष पाल पर आय से अधिक संपत्ति का आरोप लगाया गया। आर्थिक अन्वेषण ब्यूरो विशेष न्यायालय ने परिवारवाद पर संज्ञान लिया और इस दौरान अब 14 जून को इस मामले में सुनवाई होगी। करोड़ों की अनुपातहीन संपत्ति जुटाने की शिकायत भी दर्ज की गई है। खबर जांजगीर चांपा से सामने आई है, जहां पर शिवरी नारायण विद्युत विभाग की लापरवाही के चलते एक मवेशी पशु की करंट में लगने से मौत हो गई। पूरा मामला नगर पंचायत खरौद का बताया जा रहा है, जहां पर स्ट्रीट लाइट के खंभे का तार छिला हुआ निकला। इसकी वजह से करंट की चपेट में आने से एक बेजुबान जानवर की मौत हो गई है। तो वहीं रायपुर के औद्योगिक क्षेत्र सितलरा फेज 2 स्थित उद्योग के द्वारा दर्जन भर आयरन उद्योग के प्रदूषण के स्थानीय लोगों को इस प्रदूषण की वजह से उनका जीना मुहाल हो चुका है। दरअसल आपको बता दें कि इंसान ही नहीं बल्कि पशुओं के लिए भी उद्योग से निकलने वाला ये जहरीला धुआं खतरनाक साबित हो रहा है। इतना ही नहीं बल्कि लोगों के घरों और दीवारों और फर्श और खुले खाना की चीजों पर भी इस प्रदूषण का असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि वो सभी चीजें काली पड़ रही हैं। ग्रामीणों का यह कहना है कि संबंधित उद्योग से निकलने वाला प्रदूषण एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। संबंधित उद्योग में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एक प्लांट तक नहीं चलाया जाता। प्रदूषण से कैंसर जैसी बीमारियां पैदा हो रही हैं और उन्होंने ये भी कहा कि अगर जल्दी ही उद्योग पर कार्रवाई नहीं हुई तो ग्रामीण उग्र आंदोलन करेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जिले में नरसिंहगढ़ थाना क्षेत्र के डीजीपी द्वारा रात 1 बजे औचक निरीक्षण करने के बाद दूसरे दिन अब 7 थाना प्रभारियों को इधर से उधर किया गया है। यानी कि जबकि नरसिंहगढ़ थाने के टीआई रविंद्र चवरिया उनका निरीक्षण के बाद उन्हें हटा दिया गया है।
अधिवेशन प्रताप सिंह तोमर ने नरसिंहगढ़ थाना प्रभारी बनाया गया उन्हें, और एक साथ बड़ी संख्या में थाना प्रभारियों को इधर से उधर करने के चलते पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। उल्लेखनीय है कि बुधवार और गुरुवार की दरमियान रात को 1 बजे पुलिस महानिदेशक सुधीर कुमार सक्सेना अचानक निरीक्षण करने पहुंचे, जहां उन्होंने नरसिंहगढ़ थाना पहुंचकर निरीक्षण किया। वहां पर पाई गई कमियां और रिकॉर्ड संधारण ठीक से न होने की वजह से कई अन्य खामियां भी मिली, जिसके चलते उन्हें खासी नाराजगी व्यक्त करते हुए देखा गया। इसके बाद नरसिंहगढ़ के टीआई को गुरुवार को हटाते हुए लाइन हाजिर कर दिया गया, और इसके बाद एसपी प्रदीप शर्मा ने शुक्रवार को 7 थाना प्रभारियों को इधर से उधर किया। इसमें भोजपुर के थाना प्रभारी अवधेश सिंह तोमर को नरसिंहगढ़ थाने की कमान सौंपी गई। और इस बीच हाईकोर्ट की एकल पीठ ने गर्भपात की अनुमति के लिए दायर याचिका को खारिज करते हुए कहा कि पीड़िता बालिग है, वो आरोपित के साथ बनाए शारीरिक संबंध के परिणाम जानती थी और वो आरोपित के साथ अपनी सहमति से भाग भी चुकी थी, इसलिए गर्भपात की अनुमति नहीं दी जा सकती। हाईकोर्ट में दुष्कर्म पीड़िता ने गर्भपात की अनुमति के लिए याचिका दायर की थी। उसकी ओर से तर्क दिया गया था कि मुकेंद्र राजपूत ने शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया है, जिसकी वजह से वो गर्भवती हो गई, और इसको लेकर हजीरा थाने में दुष्कर्म का केस भी दर्ज कराया गया। इस बच्चे को अब वो जन्म देना नहीं चाहती, इसीलिए उसे गर्भपात की अनुमति देने की उसने बात कही, जिस पर याचिका के साथ एफआईआर भी संलग्न की गई थी। लेकिन कोर्ट ने याचिका के तथ्यों को परखा और पाया कि पीड़िता बिना बताए घर से चली गई थी, वो मुकेंद्र के साथ रही। उसकी मां ने गुमशुदगी दर्ज कराई और कोर्ट ने कहा कि पीड़िता आरोपित के साथ संबंध बनाने में सहमत थी या नहीं, ये फिर एक ट्रायल का विषय है, लेकिन वो बालिग थी, इसलिए गर्भपात की अनुमति नहीं दी जा सकती। और इसी बीच वर्चुअल मीटिंग के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शाजापुर एसपी पंकज श्रीवास्तव को जमकर फटकार लगाई। मुख्यमंत्री की नाराजगी के कुछ ही घंटे बाद एसपी को शाजापुर से हटा दिया गया। साथ ही आपको बता दें कि उज्जैन पीटीएस एसपी जगदीश डाबर को शाजापुर एसपी बनाया गया है। जिले में लगातार सामने आ रही चोरी की वारदातों को लेकर मुख्यमंत्री ने नाराजगी जाहिर की थी, और इस मीटिंग में स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार, कलेक्टर दिनेश जैन के साथ ही जिले के विधायक भी शामिल रहे। यहाँ आपको बता दें कि आईपीएस पंकज श्रीवास्तव कांग्रेस सरकार के समय जून 2019 में शाजापुर जिले में बतौर एसपी पदस्थ किए गए थे। उन्हें अब गुना एसपी बनाया गया है। और आपको बता दें कि गुना में हाल ही में शिकारियों को और उनके द्वारा 3 पुलिसकर्मियों की हत्या किए जाने का मामला सामने आया था। इसी के बाद से वहां पर एसपी राजीव मिश्रा को हटा दिया गया था, और अब एसपी पंकज श्रीवास्तव को गुना की कमान सौंपी गई है। ऐसे में आईपीएस श्रीवास्तव के सामने पुलिस का मनोबल बढ़ाना ही सबसे बड़ी चुनौती होगा। इधर शाजापुर में एसपी पंकज श्रीवास्तव के कार्यकाल में भी पुलिस पर हमला हुआ, और इसके दौरान आधा दर्जन से अधिक मामले हमले के दर्ज किए जा चुके हैं। तो वहीं चोरी की वारदातों पर लगाम नहीं लगा पाने को लेकर मुख्यमंत्री ने नाराजगी भी जाहिर की। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जो कि छत्तीसगढ़ से सामने आ रही है। छत्तीसगढ़ में भाजपा की प्रदेश प्रभारी डॉक्टर पुरंदेश्वरी के एक सवाल ने छत्तीसगढ़ की सियासत को फिर से गरमा दिया है। दरअसल रायपुर पहुंचते ही मीडिया ने भाजपा के सीएम चेहरे पर सवाल दाग दिया, और उन्होंने कहा कि हमारा चेहरा तो विकास है। कांग्रेस से पूछिए कि उनका चेहरा कौन होगा अब की बार। कांग्रेस को बताना चाहिए कि 2023 में कांग्रेस का चेहरा आखिर कौन होगा। मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर भाजपा प्रभारी के सवाल ने सियासी पारा चढ़ा दिया है। एयरपोर्ट पर मीडिया के लोगों ने जब भाजपा प्रदेश प्रभारी पुरंदेश्वरी से पूछा कि 2023 में भाजपा का चुनावी यानी सीएम का चेहरा तय हुआ या नहीं, तो उन्होंने कहा कि ये सवाल कांग्रेस से पूछो कि उनका चेहरा कौन होगा, टीएस सिंहदेव, भूपेश बघेल या फिर ताम्रध्वज साहू। उन्हें भी जनता को जवाब देना है। और उन्होंने एक बार फिर से दोहराया कि भाजपा में विकास और कमल ही चुनावी चेहरा है। केंद्र की मोदी सरकार और उनके नाम पर भाजपा मैदान में उतरेगी, और कांग्रेस के 50+ के फॉर्मूले और यूथ को आगे बढ़ाने को लेकर उनसे कहा गया कि जिस तरह से कांग्रेस ने टीएस सिंहदेव और ताम्रध्वज साहू को धोखा दिया है, वैसे ही अब आगे भी धोखा देना चाहते हैं। बता दें कि डी पुरंदेश्वरी प्रदेश कार्य समिति की बैठक में शामिल होने के लिए 2 दिनों के लिए रायपुर आए हैं।
छत्तीसगढ़ सरकार के प्रवक्ता और कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने भारतीय जनता पार्टी द्वारा पीएम नरेंद्र मोदी की उपलब्धि गिनाने पर निशाना साधते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की परिप्रेक्ष्य में पीएम मोदी की उपलब्धि कुछ भी नहीं। यहाँ के पब्लिक सेक्टर के कारखाने नीलामी में चल रहे हैं। बस्तर के नगरनार प्लांट को बेचने में लिस्टिंग कर दिया गया है। आखिर उनकी उपलब्धि है क्या? महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी कम नहीं हुई और किसानों को कोई मदद नहीं मिली। कोरोना काल में 20 लाख करोड़ देने की घोषणा की गई थी और 20 पैसे भी नहीं मिले। पीएम मोदी के भाषणों में असत्य कथन होता है। लंदन के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी द्वारा हसदेव अरण्य को बचाने, पार्टी के अंदर बात करने और आदिवासियों का विरोध वाजिब होने की बात पर मंत्री चौबे ने कहा कि राहुल गांधी हमारे सर्वमान्य नेता हैं। हमारी सरकार राहुल गांधी के आदेश का अक्षरांश पालन करेगी। और छत्तीसगढ़ से राज्यसभा उम्मीदवार को लेकर मंत्री चौबे ने कहा है कि सीएम भूपेश बघेल के हाईकमान से चर्चा के बाद नामों पर फैसला लिया जाएगा। दोनों ही सीट कांग्रेस को निर्विरोध मिलनी चाहिए और इसीलिए हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। कपिल सिब्बल ने समाजवादी पार्टी से नामांकन दाखिल करने पर रविंद्र चौबे ने प्रतिक्रिया दी और कहा कि निर्दलीय तौर पर समाजवादी पार्टी के समर्थन से नामांकन दाखिल किया है। वो समाजवादी पार्टी में गए नहीं है। आने वाले समय में देखिए और क्या होता है। और इसी बीच छत्तीसगढ़ में कवर्धा जिले के एक चर्चित हत्याकांड की जांच करने सीबीआई की टीम दिल्ली से पहुंच चुकी है। सीबीआई की टीम ने छत्तीसगढ़ पहुंचते ही कवर्धा रियासत में राजमाता के भांजे की हत्या की जांच शुरू कर दी है। इस जांच में टीम में 15 से अधिक सदस्य शामिल हैं और टीम के फोरेंसिक एक्सपर्ट ने घटनास्थल को देखा। कुछ स्थानीय लोगों के बयान भी इस दौरान दर्ज किए गए। साथ ही एसपी अजय कुमार के नेतृत्व में टीम जांच कर रही है। मृतक की पत्नी ज्योति नायर ने इसे जमीन विवाद में सुपारी किलिंग बताते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की। साथ ही पुलिस द्वारा सही जांच नहीं कराने के आरोप भी लगाए गए। बता दें कि अगस्त 2021 में विश्वनाथ नायर की हत्या कवर्धा के राज परिवार के फार्म हाउस में हुई थी। राजकीय संपत्ति को लेकर लंबे समय से चल रहे विवाद के बीच राजमाता के भतीजे की हत्या हुई थी। इसी चर्चित हत्याकांड को पुलिस द्वारा सही से जांच नहीं किए जाने पर षड्यंत्र का आरोप लगाते हुए राज परिवार की ही सदस्य ज्योति नायर ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी। ऐसे में हाईकोर्ट ने न्यायाधीश रजनी दुबे ने सिंगल बेंच में ये मामला सुना था, जिसके बाद कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए 11 जनवरी 2022 को सीबीआई से जांच का आदेश दिया। हालांकि पुलिस इस मामले का पहले ही खुलासा कर चुकी है। पुलिस का दावा था कि 5 लोगों ने मिलकर इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया है। और ये हिंदुस्तान की धरती का ही कमाल है कि पथरीली जमीन पर सोना भी उगा दे। जहां चाहे वहां राह मिलती है। इरादे अगर चट्टानी हो तो पत्थर में भी फूल खिलते हैं। ये बात बस्तर की महिलाओं ने साबित करके दिखाई है, जिसे एग्रो उद्योग को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार आगे बढ़ रही है। तो वहीं धरातल पर साकार होते हुए इसे देखा जा सकता है। गांव की करीब 43 महिलाओं ने अपनी मेहनत से पथरीली जमीन को उपजाऊ बना दिया। महिलाओं ने ऐसा काम कर दिखाया जो कि दूसरों को प्रेरणा देगा और आधुनिक खेती की राह को आसान बनाएगा। दरअसल मां दंतेश्वरी पपई उत्पादन समिति की 43 महिलाओं ने मेहनत की और अब बस्तर के मंगलपुर गांव की पथरीली जमीन से लाखों का उत्पादन हो रहा है। दरअसल समिति की हेमवती कश्यप ने बताया कि हमने 10 एकड़ में 300 टन पपीता उगाकर 40 लाख रुपए में बेचा। ये जमीन बहुत ही पथरीली और बंजर थी। जमीन को खेती लायक बनाने के लिए 1.5 महीने का समय लगा और इस दौरान समिति की महिलाओं ने हाथों से पत्थर बीने। तकरीबन 100 ट्रॉली पत्थर खेतों से बाहर किए गए। बाहर से लाल मिट्टी लाकर जमीन को समतल किया गया, जिसके बाद महिलाओं ने समतलीकरण में श्रमदान किया और पपीते का पौधा लगाना शुरू किया। तो वहीं इस बीच अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस की ओर से कवायद शुरू की जा चुकी है। इस बार जिले की उन सीटों पर खास फोकस रखा जा रहा है जहां पर पार्टी लगातार लंबी लीड से हार रही है। ये कहना है कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव और प्रदेश के सह प्रभारी सीपी मित्तल का। उन्होंने कहा कि पार्टी को मजबूत करने वो हर प्रयास करने जा रहे हैं जो कि आवश्यक होगा। इस दौरान एआईसीसी सचिव सीपी मित्तल ने नई दुनिया पर बातचीत करते हुए कहा है कि कांग्रेस संगठन को नए सिरे से मजबूती प्रदान करने की दिशा में प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। यही वजह है कि विधानसभा चुनाव से 1.5 साल पहले ही पार्टी की ओर से विधानसभा वार समीक्षा और मंत्रणा की जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी जबलपुर जिले की कैंट,
पानागढ़ और सिहोरा विधानसभा सीटों को लेकर माथापच्ची में जुटी है। इन तीनों ही विधानसभा सीटों पर कांग्रेस साल 2003 से लगातार हारती आ रही है और यहां हार जीत का फासला भी बहुत ज्यादा होता है। ऐसे में स्थानीय स्तर पर भी कार्यकर्ताओं और राजनेताओं में गुटबाजी देखी जाती है और उसे समाप्त करने का प्रयास अब किया जाएगा। इस दौरान मित्तल ने कहा है कि विधानसभा चुनाव में लीड मझौली पाटन में बहुत ज्यादा रही, लेकिन वहां 2013 में कांग्रेस जीती थी, इसीलिए इस सीट को उस श्रेणी से बाहर रखा गया है।